हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड दैट इज यूसीसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक क्लियर वॉइस में कहता है कि वन कंट्री वन रूल कैन अप्लाई टू ऑल रिलीजियस कमिटी। मतलब एक कंट्री का एक रूल अप्लाई करता है जितनी भी हमारी रिलीजियस कमिटीज हैं। अब बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे पार्ट 4 और आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अब आर्टिकल 44 कहता है the state shall endeavor to secure citizen a uniform civil code throughout the territory of India। बेसिकली यहाँ पे endeavor का मतलब है एक integrated set of management tool for automating, controlling and mainframe work सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल, किसी चीज को ऑटोमेट कर देना। ठीक है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड बचाता है सिटीजन्स को थ्रू आउट देयर टेरिटरीज। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है? अब बेसिकली जो यूसीसी है इंडिया का, ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। ठीक है। इसकी जो पहली पिटीशन आई थी वो 2019 में आई थी कि एक यूसीसी पर प्रमोट करें नेशनल इंटीग्रेशन को अंडर जेंडर जस्टिस इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन। अब नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड मींस ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रिस्पेक्टिव टू रिलीजियस शैल बी इक्वली अकॉर्डिंग टू द नेशनल सिविल कोड व्हिच इज एप्लीकेबल टू ऑल यूनिफॉर्मली। तो बेसिकली इसका जो मेन तात्पर्य ये है कि जितने भी हमारे रिलीजियस हैं, ठीक है, उनको इक्वली ट्रीट करना जैसे कि हमारे नेशनल सिविल कोड ट्रीट करते हैं, और सबको यूनिफॉर्मली नजर से देखना। ये बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसे। अब बेसिकली क्या फंक्शन है यूनिफॉर्म सिविल कोड का? तो ये मैरिजेस देखता है, डाइवोर्स देखता है, मेंटेनेंस देखता है, अडॉप्टेशन एंड सक्सेशन। किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा तो नहीं कर लिया है। इट बेस्ड ऑन द प्रेमाइसेस दैट नो कनेक्शन बिटवीन रिलीजियस एंड लॉ इन मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये इस सिद्धांत पे बिलीव करता है कि रीजन और लॉ का कोई मॉडर्न सिविलाइजेशन में आधार नहीं है। अब ये आर्टिकल 44 के अंदर आता है। अब आर्टिकल 44 क्या कहता है? Directive principles of state policy stating that states at endeavor to provide the citizen a UCC throughout the territory of India। ये आर्टिकल 44 यही कहता है कि किसी भी स्टेट को अपने नागरिकों को यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोवाइड करना चाहिए, और वो जो रूल करेगा अपनी टेरिटरी इंडिया के अंदर रह के रूल। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिबेट्स गोइंग ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव है। द डिबेट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड्स डेट्स बैक टू द कॉलोनियल पीरियड। अब इंडिया के कॉलोनियल पीरियड मतलब 1840s के टाइम से ये डिबेट चल रही है। The report of Lex Loki 1840 stressed the importance and necessity of uniformity in codification of Indian law। अब बेसिकली एक रिपोर्ट आई किसकी तरफ से? लेक्स लॉकी की वजह से। उन्होंने 1840 में आई, उन्होंने कहा कि ये बेसिक नीड है कि हमें यूनिफॉर्म कोडिफिकेशन लाना चाहिए इंडियन लॉ में, और ऐसे मैटर क्रिमिनल्स, एविडेंसेस और कॉन्ट्रैक्ट बेस। बट इट आल्सो रिकमेंडेड दैट पर्सनल लॉज ऑफ हिंदूज मुस्लिम सच कीप आउटसाइड द कोर्ट। और लेकिन इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया जो पर्सनल मैटर हैं जो रिलेट करते हैं कमिटीज हिंदू और मुस्लिम से, उसको इस कोर्ट से बाहर रखा जाए। फिर क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन आता है 1859 में। इट प्रॉमिस एब्सोल्यूट नॉट इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर्स। उन्होंने इसमें वादा कर दिया कि क्वीन विक्टोरिया और उनका जो गवर्नमेंट है वो रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगी। नेक्स्ट आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट रिफॉर्म हुए यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के। तो पहला है हिंदू कोड बिल। द बिल वॉज ड्रॉफ्टेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टू रिफॉर्म हिंदू लॉ। तो बेसिकली जो हिंदू कोड बिल है इसको बनाया था बी आर अम्बेडकर ने कि हिंदू लॉ में रिफॉर्म लाए गए, विच लीगलाइज डिवोर्स, अपोज पोलियोगामी एंड गेव राइट्स टू इनहेरिटेंस ऑफ डॉटर। तो बेसिकली यूनिफॉर्म हिंदू कोड बिल में ये कहा गया कि डिवोर्स को लीगलाइज कर दिया जाए। एक व्यक्ति कई सारी औरतों से शादी करता है, उसे पॉलीगैमी कहते हैं, और इसको स्टॉप कर दिया जाए। वुमेन्स को राइट होना चाहिए, मतलब डॉटर्स को राइट होना चाहिए इनहेरिटेंस का। ठीक है। अ डाइल्यूटेड वर्जन वाज पास्ड फॉर डिफरेंट लॉज सक्सेशन ऑफ दिस एक्ट। अब कैसे ये इंप्लीमेंट हुआ? जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 में ओरिजिनली डिड नॉट गिव डॉटर इनहेरिटेंस राइट। अब बेसिकली 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट ने माना कि डॉटर्स को इनहेरिटेंस राइट अपने पुरखों की प्रॉपर्टी में नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट। ये भी यूसीसी के अंदर आता है। इट वाज एक्टेड 1954 व्हिच प्रोवाइडेड सिविल मैरिज आउटसाइड एनी रिलीजियस पर्सनल लॉ। तो बेसिकली स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या होता है, 1954 में इंप्लीमेंट कर दिया कि किसी भी रिलीजियस में हम मैरी कर रहे हैं। ठीक है। अब इसका एक फेमस है दैट इज शाह बानो केस 1985। अब ये क्या केस है तो डिस्कस करते हैं। अब बेसिकली 73 इयर्स ओल्ड वुमेन शाह बानो वाज डाइवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड यूजिंग ट्रिपल तलाक।
तो बेसिकली एक 73 ईयर्स वुमेन थी जिसका नाम था बानो। वो अपने हस्बैंड से तलाक ले लेती है बाय सेइंग 3 टाइम्स तलाक तलाक तलाक। ठीक है। Was denied amnesty, approached the court and the district court high court rule in his favor। अब बेसिकली जो इनके हस्बैंड है इन्होंने इस तलाक को डिनाई कर दिया, तब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट में गई फेवर के लिए। दिस लेट हस्बैंड अपीलिंग टू द सुप्रीम कोर्ट सेइंग ही हैड फुलफिल्ड ऑल हिज ऑब्लिगेशन अंडर इस्लामिक लॉ। ठीक है। अब बेसिकली इनके जो हस्बैंड है वो सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने कहा उन्होंने अपनी बीवी की सारी डिजायर्स को फुलफिल किया है अंडर इस्लामिक लॉ। अब इसके फैक्ट्स क्या निकले। अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ मेंटेनेंस वाज टू बी पेड ओनली टिल द पीरियड ऑफ इद्दत। तो बेसिकली मुस्लिम लॉ के अंदर जो भी पे किया जाएगा वो 3 मंथ्स के अंदर होगा। अब इसके अंदर दूसरा फैक्ट था सेक्शन 125 सीआरपीसी, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, दैट अप्लाइड टू ऑल सिटीजन प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वाइफ। अगर कोई व्यक्ति वाइफ का मेंटेनेंस नहीं कर पाता है तो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी लागू कर दी जाएगी। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग यूसीसी के बारे में। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा एंड जय श्री राधे दोस्तों।